देखती आंखों सुनते कानों को सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज यहाँ बुध है और मई की 17 तारीख है। कल मैंने जो बातें की वो उनको मैं कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैंने कल अपना तज़िया पेश किया, अपनी एहसासात मैंने अपने आप तक लेकर आया। जो कुछ भी पाकिस्तान में जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं और जिस तरह की पकड़-धकड़ हो रही है, बगैर किसी कानून के, और पाकिस्तान के 2 बड़े सूबों में, पंजाब में और केपीके में गैर कानूनी हुकूमत है और गैर कानूनी तरीके से लोगों को उठाया जा रहा है। और जब उनको कोर्टें, अदालतें जब उनको ज़मानत पर या केस उनके ख़त्म कर रही हैं, तो उनको अदालत के बाहर निकलते ही या अदालत के अहाते से ही उठाकर फिर बंद कर दिया जाता है। दुनिया में इस तरह की नाइंसाफ़ियाँ, ज़ुल्म, ज़्यादतियाँ, जबर नहीं देखा जाता आजकल के ज़माने में। अगर कहीं होता भी होगा तो किसी बहुत ही पसमानदा मुल्क में होता है, वो है जिसकी कोई आलमी सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान एक बड़ा मुल्क है, 22 करोड़ की आबादी है, न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके पास और ज्योग्राफिकली एक बड़ी इम्पोर्टेंट लोकेशन पर है दुनिया इस कुर्रे अर्ज़ के। तो पाकिस्तान की एक अहमियत है दुनिया में, इस्लामिक दुनिया में उसकी सबसे बड़ी अहमियत है। और जब इस मुल्क में इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो फिर दुनिया की मीडिया की सुर्खियाँ बनती हैं, प्रिंट अखबार की हेडलाइंस बनती हैं और जो इंटरनेशनल टॉक शोज़ होते हैं उसमें वो मौज़ूए ख़ास बनते हैं। और यही कुछ हो रहा है सारी दुनिया में, ये बताया जा रहा है इस वक्त। अगर आप आलमी मीडिया देखें कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कुछ फैनेटिक जत्थे हैं, पैरा मिलिट्री फोर्स टाइप, वो सुप्रीम कोर्ट के अहाते के जो रेड जोन है, एरिया है, कि जहाँ पर सारे पाकिस्तान की जो गवर्नेंस है और जो इम्पोर्टेंट इदारे हैं, डिप्लोमेटिक एनक्लेव है, प्रेसिडेंसी हाउस है, प्राइम मिनिस्टर हाउस है, पार्लियामेंट है, उसमें किस तरह से ये जत्थे जाहिल किस्म के लोग डंडा बरदार फोर्स लेकर और एक येलो ड्रेस में, जो कि भारतीय बीजेपी का ड्रेस है, उसमें मलबूस होकर पहुंचे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। और जाहिर है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी प्यारी होती है। और फिर जजेस ने वहाँ पर तारीख देकर वो लोग मुश्किल से पिछले गेट दरवाजे से निकल गए। ये बहुत ही बदनामी का बाइस है पाकिस्तान का, और जो कुछ लोग भी कर रहे हैं, इससे साफ ज़ाहिर है कि वो पाकिस्तान के दुश्मन है, जो बदकिस्मती से हुकूमत में बैठे हुए हैं और हुकूमत रन कर रहे हैं। और उससे बड़ी बदनसीबी ये है कि जिनको इस मामले में बोलना चाहिए था, रोकना चाहिए था, अमन-ओ-अमान बरकरार रखना चाहिए था, पाकिस्तान की इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो या तो गायब हैं या बैठकर पीछे पुष्पनाई कर रहे हैं। और ये चाहते हैं कि ऐसा हो, कोर्ट को ज़लील किया जा सके, कोर्ट को बदनाम किया जा सके, कोर्ट को बंद किया जा सके और जज हज़रात जो हैं, वो हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से छोड़कर भाग जाएँ, ताकि ये माफिया जो इस वक़्त गवर्नमेंट के को रन कर रही है, पार्लियामेंट में बैठ के बातें कर रही है, फैसले कर रही है, वो अपनी मनमानी करे और इस मुल्क के जो बाकी जो रह गया है, जो कुछ भी है, फाइनेंशियली तो ये ख़त्म हो गया है, डिफ़ॉल्ट हो गया है, तो इसको ख़त्म कर दिया जाए। पाकिस्तान की अहमियत को पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक है, इस्लामिक दुनिया है, वो उसकी अहमियत समझती है और वो भरपूर कोशिश कर रही है। जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो प्रेशराइज़ भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को, इस माफिया को और रियासती इदारों को, फ़ौज को, एजेंसीज़ को, के हालात को कंट्रोल करें। ये बिल्कुल ठीक नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। लेकिन समझ नहीं आता कि वो किस घुमंड में है और कौन-सी ताकत से के इशारों पर ये कर रहे हैं। मेरी समझ में तो आ रही है बात ये, लेकिन ज़ाहिर है कि हम एक इस तरह से बात करते हैं ताकि आप समझ जाएँ कि मैं किसकी तरफ बात कर रहा हूँ। बहरहाल, ये एक जंग है जो अभी जारी है, ये एक जहाद है जो जारी है। और एक बात का ख़्याल रखें, लेकिन इससे पहले मैं ये बात करना चाहूँगा जो मुझे शुरू में करनी चाहिए थी, कि कल जो मैंने व्लॉग किया उसके बाद मुझे कुछ दोस्तों के फ़ोन भी आए, कुछ मैसेजेस भी आए और कुछ लोगों ने मुझे कुछ सलाह-मशवरे भी दिए और उन्होंने कहा कि अतीक साहब, आपके जो व्लॉग हैं और आपके जो जज़्बात हैं उनकी हम कदर करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा एहतियात से काम लें। आप बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाते हैं। आपके जज़्बाती कैफ़ियत में आप ऐसा कुछ कह जाते हैं जो आपके लिए ख़तरनाक हो सकता है और ज़ाहिर है कि हम नहीं चाहते कि आप भी प्रॉब्लम में आएँ। तो मैंने उनको जवाब दिया, लेकिन मैं
जो और लोग सुन रहे हैं इस वक़्त, उनके लिए भी कहता हूँ कि देखें, अ, मेरा हम सबका ईमान है और अमली तौर पे मुज़ाहरा कम लोगों को ये मौके मिलते हैं कि वो उसका अमली तौर पर भी मुज़ाहरा करें। मुझे अल्लाह ताला पे फ़ेथ है। मेरे पिछले 3-4 साल में जिस बीमारी से मैं उठ के आया हूँ कैंसर से, तो अल्लाह ताला ने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी है। और वो जो मेरी कैफ़ियत थी, जिस कैंसर में मैं मुब्तला था, वो मिलियंस में किसी एक को होता है और एक स्टेज पे डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि अब आप दुआ करें, हालात बहुत ख़राब हैं इनके। तो मैं अनकॉन्शियस था और एक स्टेज पे, और मैं 3 साल मैंने इलाज किया। और मैं समझता हूँ इलाज तो सबका ही होता है जब कोई बीमार होता है, लेकिन जो दुआएँ होती हैं लोगों की, अ, वो अल्लाह ताला सुनता है और अपने फ़ैसले भी चेंज कर देता है। तो मेरे साथ भी मैं समझता हूँ, बाकी अल्लाह को पता है, लेकिन मेरा ये समझना है कि अल्लाह ताला ने जो मुझे दोबारा ज़िंदगी दी है, वो लोगों की दुआएँ का ही नतीजा है। लोग मेरे पास आते थे, देखते थे, क्योंकि मैं आइसोलेशन में था, तो बाहर शीशे से देखते थे। और बहुत सारे लोग जो मेरे बहुत ज़्यादा करीब दोस्त नहीं थे, बस मेरे फॉलोअर हैं या मुझे जानते हैं कम्युनिटी में, वो आके रोते थे और मेरी वाइफ़ से कहते थे कि अतीक साहब को अभी नहीं जाना चाहिए, उनकी ज़रूरत है हमें। और फिर मुझे ये बताया गया, जब मैं कुछ ठीक हो गया, फिर लोग आए मुझसे मिलने, तो ज़्यादातर लोग जो है वो बहुत उदास थे, रो रहे थे। उन्होंने कहा कि अतीक साहब आपको रहना है। तो मैंने कहा बिल्कुल मैं हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है, जाना तो है ही। आज ठीक हो गया तो फिर हमें जाना है। और ज़ाहिर है कि ज़िंदगी का हर पल और हर दिन हमें मौत के करीब ही लेके जा रहा है, हमारी उम्र बढ़ रही है। तो मैं उस चीज़ से घबराता नहीं हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हुए हैं कि मैं बहुत मेरा इस मामले में मज़बूत मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला ने एक दिन बुला लेना है। और उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि इस इतनी बड़ी जब आदमी एक चीज़ से गुज़रता है, तो फिर इंसान का ज़हन और मज़बूत हो जाता है। और फिर मैंने सोचा, और मुझे ये अल्लाह ताला ने मेरे ज़हन में डाला कि इसका मकसद क्या है? क्यों मुझे ये दूसरी ज़िंदगी मिली और मैं ठीक हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ। कोई ना कोई तो ज़िंदगी का मकसद होना चाहिए। और मेरे लिए मेरी माँ के बाद जिसने मुझे पैदा किया, उस माँ का हक है जहाँ मैं पैदा हुआ। तो मेरी माँ जिसने मुझे जन्म दिया, और मेरी ज़मीन जहाँ मैं पैदा हुआ, उस पे मेरा कर्ज़ है। जो मैं अल्लाह ताला ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी, मुझे ये काबिलियत दी कि मैं कुछ बात कर सकता हूँ, कुछ बोल सकता हूँ। और मेरा ईमान है, अल्लाह ताला ने भी कहा है कि ज़ुल्म और जबर और ज़्यादती के खिलाफ़ अगर तुम बात करने की हैसियत में हो तो बोलो। और अगर समझते हो कि तुम बात करने की हैसियत में नहीं हो, आपको तुम्हें कोई डर और खौफ है, तो फिर उसको लिखो, उठाओ उसको आवाज़ को। अगर वो भी नहीं कर सकते हो तो दिल में ही बोलो, ज़ुल्म को बर्दाश्त नहीं कराओ। ज़ुल्म को बर्दाश्त करना भी हराम है। तो मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आया, और वो एक लंबी कहानी है, और मैं समझता हूँ कि मुझे यहाँ 35 साल हो गए। यानी कि मेरी ज़िंदगी का ज़्यादा अरसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गुज़रा, कुछ उसमें से उसी 35 सालों में कुछ 4-5 साल अमेरिका में गुज़रे, कुछ मिडल ईस्ट में गुज़रे। यहीं से मैं गया था और वापस यहाँ आ गया। पाकिस्तान में जाता रहता हूँ, लेकिन पाकिस्तान को मैं बिल्कुल भी भूला नहीं हूँ। उन गलियों को, उन शहर को, उस जगह, उस मोहल्ले को मुझे याद है जहाँ मैं पला-बड़ा हुआ। आज भी मेरे कुछ दोस्तों से, जो मेरे मोहल्ले के साथी हैं, उनसे मेरी बातचीत होती है। और सबको ही अपनी ज़मीन से प्यार होता है, मुझे भी है। और आज मैं यहाँ बैठकर मुझे ज़रूरत नहीं है, अगर दुनियावी चीज़ों के हवाले से देखा जाए, कि मैं बात करूँ इन चीज़ों पे, मैं अपने घर में आराम से बैठूँ। जो कि मेरे घरवाले और मेरे भाई-बहन सब मुझे एडवाइस करते हैं कि छोड़े, आपने जो करना था कर लिया, आपकी सेहत भी इजाज़त नहीं देती। लेकिन मेरा जो अ, ज़हन है, और मेरी जो सोच है वो ये है कि देखें, अल्लाह ताला ज़िंदगी सबको देता है, और ये मौके कम मिलते हैं कि आप कुछ ऐसा काम कर जाएँ, जो आपके जाने के बाद लोग याद करें। दुनिया में लोग आते हैं, जीते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ज़िंदगी बसर करते हैं और चले जाते हैं, और लोग वक़्त के साथ भूल भी जाते हैं। लेकिन उन लोगों की वो चीज़ें याद रहती हैं जो कुछ दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को दे के जाते हैं, तो लोग उनको याद करते हैं उस हवाले से। पाकिस्तान हमें अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया, और जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, आज भी हम उनको याद करते हैं और हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनकी बातें करते हैं।
हम मैं जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारे बाप-दादा माइग्रेट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए और उन्होंने बड़ी जद्दोजहद की और पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान को बिल्डअप करने में, जहाँ भी वो आबाद थे, उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। आज मैं अपने माँ-बाप की बात करता हूँ, अपने दादा-दादी की बात करता हूँ, नाना-नानी की बात करता हूँ कि उन्होंने किस मुश्किल हालात से पाकिस्तान में मेहनत की और पाकिस्तान के जहाँ भी रहते थे, उसको तरक्की दी। तो मैं उनकी ये बातें करता हूँ। तो मैं अगर ये काम जो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी औलाद भी ये कि वो फ़ख्र महसूस करे कि हमारा बाप ने इस दुनिया में जब आया तो वो उसने हर उस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई, जहाँ पर ज़ुल्म और सितम था और वो उसने तो पाकिस्तान के लिए आखिर वक़्त तक वो करता रहा। और इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि मेरी औलाद, मेरे भाई-बहन, मेरी फ़ैमिली, मेरी वाइफ़ सब सर उठा के चले कि मैं इस दुनिया में जब नहीं होऊँगा, तो उनको एक फ़ख्र महसूस हो कि मैं दुनिया में आके ऐसे ही टाइम पास करके नहीं चला गया। बहरहाल, किसी पे कोई एहसान नहीं है। मैं जो बात करता हूँ, वो मेरे दिल की आवाज़ होती है और अगर आप यकीन करें कि मैं कभी लिखता नहीं हूँ, मैं बस कैमरा खोल के जैसे आज मैं बैठ गया और जो मेरे ज़हन में आता है, मैं बात करता हूँ और एक एहलामी-सी कैफ़ियत होती है और मैं बोल देता हूँ। अब ज़ाहिर है कि मैं एक इंसान हूँ और इतना हम दुखे हुए हैं, इतना दिल दुखा हुआ है, बचपन से ही हमने तासुब देखा है कि जब बात करते हैं तो फिर जज़्बात में आ जाते हैं हम और बात कह देते हैं। राइज़ का खौफ कुछ नहीं है क्योंकि गलत बात तो कुछ नहीं है। मैं कभी ना मैंने अल्लाह ऐसा कोई मुझे ज़हन में डाले कि मैं किसी को ब्लैकमेल करूँ, गलत बात करूँ और कुछ वो करूँ, ना मुझे ये डर होता है कि जी, ना मैं कोई ऐसी चीज़ें करता हूँ कि ऐसी बात करूँ कि जी ये वीलॉग जो है बहुत बढ़ जाए, इसके व्यूअर बन जाए। मैं तो देखता भी नहीं हूँ कितने व्यूअर्स हैं, क्या है। क्योंकि मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ अपने लोगों तक, और जो भी इसको देखता है और मैं उससे मुतमईन होता हूँ कि मैं इसमें अपने तौर पे जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकती है इस वक़्त, जो ज़रूरत है, वो मैं कर रहा हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने मुझे इसकी अहलियत दी है और शायद इसीलिए दी है कि मैं बात कर सकूँ। तो आप लोगों से ये है कि आप जब ये सुना करें पूरा, क्योंकि ये लंबा होता है, बात मैं पूरी कर रहा होता हूँ। मुझे इससे कोई गर्ज़ नहीं है कि मैं सिर्फ़ इसलिए छोटा कर दूँ कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें। मुझे अपनी बात पूरी करनी होती है और मैं करता हूँ और आपसे ये गुज़ारिश करता हूँ जो मेरे सुनते हैं कि इसको आगे ज़रूर बढ़ाया करें। कोई न कोई मकसद आपको मेरे व्लॉग में नज़र आता है। मैं खामख़ा मैं बैठ के रेटिंग बढ़ाने के लिए या अपनी प्रमोशन के लिए नहीं करता ये व्लॉग। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था कोई 2 हफ्ते पहले कि जी मैं अब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ, पाकिस्तान के हालात बदलने वाले नहीं है, तो मैं शायद अब ये छोड़ दूँ सियासी मौज़ूआत पे बात करना और मैं फिर कुछ और माशरती मौज़ूआत पे और कुछ दूसरे नॉन पॉलिटिकल मौज़ूआत पे बात करूँगा। मैं लाइफ कोच भी हूँ, मेंटर भी हूँ, काउंसलिंग भी की है मैंने, तो मैं वो मेरा एरिया है मीडिया के अलावा, तो मैं उस पर बात करूँगा कम्युनिटी के मेंबरान से, नौजवानों से। लेकिन फिर हालात ऐसे हो गए पाकिस्तान में कि मैं रह नहीं सका और फिर मैंने कंटिन्यू कर दिया और अब पिछले 1 हफ्ते से मैं रोज़ाना की बेस पे कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़रूरत है इस वक़्त। पाकिस्तान में देखें क्या हालात हो रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, अगर नहीं देख रहे तो देखना चाहिए कि वो एक जंगल का कानून है प्रैक्टिकली। पहले तो हम बातें करते थे, कुछ हद तक था, लेकिन अब कोर्टों को बंद किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, जजों को अगवा करने का प्रोग्राम है, इमरान खान को दोबारा अरेस्ट करने का प्रोग्राम है, उसको कत्ल करने का प्रोग्राम है। 7 से 8,000 पीटीआई के कारकुन जो हैं जिनके पास भी लिस्टें थी, जिनका भी इनको शक हो रहा था कि ये इसमें शामिल है या उनके फॉलोअर्स हैं या उनके पार्लियामेंट के पुराने साबका मेंबर हैं या नॉमिनेटेड इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले हैं, उन सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेयर की जितने भी पाकिस्तान की पीटीआई के मेंबरान थे, उनको बंद कर दिया गया। इमरान खान पे केसेस चल रहे हैं, किसी वक़्त भी इसको उनको उठा लिया जाएगा। अ, तो उसमें हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं पाकिस्तान से हज़ारों मील दूर बैठकर, वो ये है कि जो पाकिस्तानी वहाँ नहीं कर सकते। मेरे पास कितने ही मैसेजेस आते हैं, सारा दिन में बात भी होती है, मेरे पास फ़ोन भी आते हैं और वहाँ पर जो सहाफ़ी लोग हैं, जो तजज़िया निगार हैं, जो इस वक़्त भी बड़ी मुश्किल में हैं, वो ये कहते हैं कि आप, वो मुझे भेजते हैं कि आप इस पे बात करें, ये करें। क्योंकि वो बेचारे, उनकी ज़िंदगी जो है वो स्टेज पे है, वो बात नहीं कर सकते और कई लोग जो है जेलों में चले गए, कुछ लोग पाकिस्तान छोड़ दिया चाह रहे हैं और कुछ लोगों ने छोड़ दिया है। ये बहुत बुरे हालात हैं। अल्लाह पाकिस्तान की खैर करे क्योंकि पाकिस्तान जब तक इन
लुटेरों के हाथ से नहीं निकलेगा, जब तक इस क्रिमिनल्स के हाथ से नहीं निकलेगा, और पाकिस्तान का हालात सही नहीं होंगे, लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा। पाकिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर तो ख़त्म हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। पाकिस्तान के 2 सूबों में, पंजाब में केपीके में गैर कानूनी हुकूमत है, वो चल रही है। अदालतें फैसला करती हैं। अदालतों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि कुछ जजेस ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक जो ढाल बने हुए हैं और वो फैसले दे रहे हैं। आप देखें, दुनिया में आपने नहीं देखा होगा, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि एक अदालत फैसला करती है और लॉ एनफोर्समेंट जो है वो है नहीं और वो सुनती नहीं है। किसी को ज़मानत हो रही है, वो अदालत से ज़मानत लेके बाहर आता है मुतमईन होके, वो अभी अहाते में ही होता है अदालत के या बाहर गेट पे निकलता है, उसको दोबारा उठा लेते हैं। वो दिखा रहा है कि मेरे पास ज़मानत है, फिर उठा लेते हैं। ऐसी बदमाशी है, एक बदमाशी है मुल्क में। तो इससे जान छुड़ाने के लिए यकीनन हमें जहाद की ज़रूरत है और लोग मारे जाएँगे। ये जो करने वाले हैं, जो ये ज़ुल्म कर रहे हैं, उनको इससे कोई गर्ज़ नहीं कि कितने लोग मर रहे हैं। बल्कि ये बातें करते हैं, जो कुछ लीक्स जो पकड़ी गई हैं टेप, वो कहते हैं जी मार दो 10-12 लोगों को मारना हो तो। इनको खौफ दिलाओ, गिराओ लाशें इनकी। ये इस तरह सोचते हैं। अल्लाह रहम करे और अल्लाह इनको बर्बाद करे, जो पाकिस्तान के आम आवाम को। और देखें कितनी ज़्यादती की बात है, हमारा कल्चर में, बल्कि हर कल्चर में, यहाँ पर भी औरतों की इज्जत की जाती है। सबसे बड़ी एक ये नामर्दी है कि आप किसी औरत पे हाथ डालें, उसको ज़लील करें। ये रोडों पे औरतों को घसीट रहे हैं। कितनी ख़वातीन को, लड़कियों को इन्होंने बंद कर दिया। और जो अल्लाह माफ़ करे, जो मुझे खबरें मिल रही हैं, जो ये औरतों के साथ कर रहे हैं थानों में, ये वो कर रहे हैं जो उन्होंने आदमियों के साथ भी किया हुआ है। जो शहबाज गिल के साथ किया, जो सवाती के साथ किया, ये उन औरतों के साथ कर रहे हैं जो मुझे खबरें मिल रही हैं। कितनी भयानक बात है। वो हिस्ट्री रिपीट कर रहे हैं जो मैं बार-बार कहता हूँ कि जो बांग्लादेश में, यानी कि मशरक़ी पाकिस्तान में की गई। ऑन रिकॉर्ड हो कि हज़ारों ख़वातीन जो है वो हामला हो गई थी। इन्होंने रेप किया औरतों के साथ। तो अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ये करें, अल्लाह ताला इनको अक़ल दे कि तुम्हारे ही माई-बहनें, माँ-बहनें हैं, तुम्हारे घर में भी औलादें हैं, औरतों को तो छोड़ दो। आदमियों को क्यों क्यों पकड़ रहे हो आप? फ्रीडम ऑफ स्पीच तो छोड़े, आम बात करने की इजाज़त नहीं है। अगर किसी ने कोई इमरान खान की तस्वीर लगाई भी, उसको बंद कर दिया। एमपीओ के बस वो एक मिल गया इनको, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून जिसको उन्होंने इम्प्लीमेंट करके अब उठाए जा रहे हैं। कोई किसी की ज़मानत होती है, उसको दोबारा पकड़ लेते हैं। ये सिलसिला जारी है। लेकिन एक हाँ, अच्छी बात ये है कि बाहर जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं, जो पाकिस्तान की एक्ज़िस्टेंस की इम्पोर्टेंस को समझते हैं, उनकी तरफ से बड़ा प्रेशर है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की एक्ज़िस्टेंस की अहमियत को समझा है और पाकिस्तान को, हालाँकि हम ये इसके अहल नहीं हैं हम, जो हमारी हरकतें हैं। वो बार-बार हमें कर्ज़ा देके फिर कर्ज़ा देने में मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की एक्ज़िस्टेंस जो है, एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसको कायम रहना चाहिए। तो जो मुझे इत्तलात मिल रही हैं और जो मैं बात करता हूँ कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो अहमियत को समझते हैं, वो काफ़ी जो इस वक़्त रियासती इदारे हैं, उनको फ़ोर्स कर रहे हैं कि आप ये हालात कंट्रोल करें फ़ौरी तौर पे। सऊदी अरब ने, यूएई ने पाकिस्तान को इमदाद देने के लिए, कर्ज़ा देने के लिए वादा किया था, ये 1 अरब 2 अरब इस डॉलर देने के लिए, वो नहीं दिए गए और उन्होंने कंडीशन किया, जब तक आप हालात सही नहीं करेंगे, जब तक आप इमरान खान को रिलीज़ नहीं करेंगे, ये पैसे नहीं मिलेंगे। आईएमएफ ने भी लटका दिया है। दुनिया तो देख रही है ना कि आप क्या हरकतें कर रहे हैं आप। आपको ग्रांड मिली आटा देने के लिए आप खा गए वो पैसा। लोग मर रहे हैं। लोग 3 वक़्त का या 2 वक़्त का क्या 1 वक़्त का खाना भी नहीं खा सकते, वो भी लेना मुश्किल है। तो दुनिया ये चीज़ देख रही है और दुनिया लालतान कर रही है और दुनिया प्रेशराइज़ भी कर रही है। जो लोग ये कर रहे हैं सब कुछ ये, और उनको समझा रही है कि आप ऐसा ना करें। और उम्मीद है, और जहाँ तक मुझे इत्तलात मिल रही हैं कि पिछले रात से कुछ ऐसे लोग जो मीडिएटर के तौर पर जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, आर्मी और हुकूमत के और इमरान खान के दरमियान, वो आए हैं, उनकी मीटिंगें चल रही हैं। इमरान खान को तसल्ली दी गई है। लेकिन अब बात ये है कि वो लोग तो कर रहे हैं कोशिश, लेकिन ये गिरफ्तारियाँ जारी हैं, बदमाशियाँ इनकी जारी हैं। तो उसको रोकने की कोशिश जब तक नहीं होगी, हालात सही नहीं होंगे। इमरान खान को ये तसल्ली दी गई है, कुछ लोगों ने रात को भी मुलाकात की है।
एज ए मीडिएटर उन्होंने कहा है कि हालात कंट्रोल होंगे, हम कोशिश कर रहे हैं और ये फौज और ये रियासती इदारे जो ये कुछ कर रहे हैं, इनको रोका जाएगा। और अब ये बात भी साबित हो गई है कि जो तोड़फोड़ हुई और कोर कमांडर के ऑफिस को और उसको जो जलाया घिरा किया गया, उसमें पीटीआई के वर्कर नहीं थे, ये कुछ कोई और ही लोग थे। और शक तो किया जा सकता है कि कौन लोग थे, लेकिन बहरहाल इस बात को एक तरफ रखते हैं। लेकिन इन पीटीआई के लोगों ने नहीं किया, एक मनसूबाबंदी थी कि इमरान खान को लटकाया जाए कि जी आपने सरकारी जो तनसीबात हैं, सरकारी जो इदारे हैं, उन पे गिराव-जलाव किया है, उन पे हमला किया है, तो गद्दारी का मुकदमा बना के स्पेशल कोर्टें कायम की जाएँ और उसको गद्दारी के उसमें इसको सज़ा देके फांसी दी जाए। अब सवाल मेरा ये है, जो मैं फिर कहता हूँ, कल भी मैंने वीलॉग में किया था कि भई लोग ऐसे ही तो उठ के नहीं चले गए थे ना ये हंगामा करने के लिए। ये रिएक्शन था और रिएक्शन एक्शन के ऊपर होता है। एक्शन क्या हुआ? आपने 3-4 हज़ार लोग पकड़ लिए, आपने उन पे लाठीचार्ज किया, आंसू गैस किया, उनको मारा, उनको घसीट के लेके गए। फिर आपने जो लीडर है उनका इमरान खान, उसको कोर्ट में आपने मारा और उसको डंडे मारे सर पे आपने उसको घसीटते हुए लेके गए। ये विजुअल्स, ये ऑप्टिक्स लोगों ने देखे सोशल मीडिया पर। तो आप मुझे बताएँ कि क्या करेगा एक आदमी जो उसका फॉलोवर है? वो तो मुर्शिद कहते हैं उसको। वो पागल हो जाता है और जब आदमी पागल हो जाता है, बदला लेने की नीयत में वो नहीं सोचता कि वो किसको जला रहा है, किसको गिरा रहा है। और फिर जो उनको ऑप्टिक्स नज़र आए, इस बात को समझें आप। मैं कल भी मैंने कोई ये उनको कोई इंस्टिगेट नहीं किया, कोई उनको मैंने प्रोवोक नहीं किया कि आप जाके फौजियों की तनसीबात पे हमला करें। फौज तो चाहिए हमें, फौज की सब कदर करते हैं, लेकिन मुझे बताएं कि हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी और जलालत की बात है कि फौज ही ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो, तो हम क्या करें? तो उन लोगों ने जब ये देखा तो रिएक्शन आया ना। अब वो रिएक्शन किस लेवल तक आया वो एक अलग बात है, लेकिन इस बात को तस्लीम करना होगा पाकिस्तान की फौज को भी, एजेंसीज को भी, कि वो रिएक्शन था आवाम का। अब वो रिएक्शन सही था, गलत था, लेकिन ये समझे कि वो एक्शन नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होता। आप मुझे बताएं ईमानदारी के साथ, मैं उन मुक़्तदर हलकों को और एजेंसियों को कहता हूं कि देखें, हम दुश्मन नहीं है, मैं दुश्मन नहीं हूं। हमने तो सारी जिंदगी अपनी सहाफत में भी फौज को जिंदाबाद कहा है हमेशा। फौज जो है वो हमारा फख्र है, लेकिन जब आप फौज जो है वो मुल्क और कौम की हिफाजत के लिए होती है। लेकिन जब हम देखेंगे कि ऐसे मनाजिर देखेंगे कि यही फौज के पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को मार रहे हैं, औरतों को ले जा रहे हैं घसीट कर, उनको बंद कर दिया, वो अदालत से जमानत लेके निकलते हैं तो उनको दोबारा बंद कर दिया जाता है। क्या करें लोग? फिर ऐसा ही होता है ना। और ये मैं बार बार कहता हूं कि देखें, ऐसा हो चुका है हमारे साथ। बांग्लादेश में जब मशरकी पाकिस्तान के लोगों के साथ ये किया, तो फिर क्या किया उन्होंने? बताया मुझे क्या किया। उन्होंने भारत की सपोर्ट लेके पाकिस्तानी फौज को मारा और फौज ने हथियार डालने पर मजबूर हो गई। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। हम पाकिस्तान को देखना चाहते हैं, हम ताकतवर फौज देखना चाहते हैं, हम आईएसआई को ताकतवर देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ तो पाकिस्तान की आवाम को के तहफुज के लिए है ना। अगर तहफुज ही नहीं मिलेगा और वही लोग मारना शुरू कर देंगे जिनसे उम्मीद रखती है आवाम, तो रद्दमल होता है। उस रद्द अमल को कंट्रोल करने के लिए एक्शन ना लें। आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन होगा। आप ये एक्शन ना लें कि रिएक्शन हो दोबारा ऐसा, तो खत्म हो जाएगा ये। जिन्होंने किया है उनको क्या खुशी में कर रहे थे वो? ये वो कोई लुडिया डाल रहे थे कि वहां पर जाके कोर कमांडर के ऑफिस में? उनको उनकी आंखों में खून उतरा हुआ था। अगर आप ये कंटिन्यू करेंगे, आपने तकरीबन 7-8 हज़ार लोगों को पकड़ लिया है। आप बताएं कि उनके माँ बाप सुकून से सो सकते हैं? उनके बहन भाई, किसी के हस्बैंड, किसी की वाइफ, जो बंद किए हुए हैं आपने, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, वो सुकून से सो सकते हैं? आप उनको समझाते रहेंगे जी आप फौज की तनसीबात पे, फौज की जगहों पे हमले ना करें, आप तोड़ फोड़ ना करें, आप ऐसा ना करें, आप पुरअमन मुजाहरा करें। अगर किसी की बीवी को उठा लिया आपने, किसी के शौहर को उठा लिया आपने, किसी के बच्चे को उठा लिया आपने, और आप उसको दिलासा दे रहे हैं कि आप पुरअमन को मुजाहरा करें, मानेगा वो आपकी बात? अगर आपके साथ हो ये, अगर किसी पुलिस वाले की बीवी को उठा के ले जाए गुमनाम जगह पे और बताए नहीं, तो मुझे बताएं क्या करेगा वो उसी गन से जो उसको हिफाजत के लिए दिए, वो लोगों को मारेगा जाके। ये एक कुदरती नेचर है। तो क्यों इस बात को नहीं समझते?
और अगर इस बात को नहीं समझते तो मैं क्या कहूँ बताएं, फिर मेरे पास क्या अल्फाज हैं? मैं यही कहूंगा ना कि जानबूझ के किया जा रहा है ये। तो पहले तो ये एडमिट करना पड़ेगा फौज को भी, और जिन्होंने भी किया ये, सबने देखा है किसने किया है ये, कि आपने ये एक्शन नहीं लेना आइंदा। ले लिया तो ले लिया, और पब्लिक ने रिएक्शन भी दे दिया। ये पब्लिक जो कोर कमांडर ऑफिस में या रेडियो स्टेशन पे हमला करने गई थी, अगर तो ये दहशतगर्द नहीं थे तो आवाम तो नहीं चाहती होगी ये करना। लेकिन अगर एक 21 साल के बच्चे को मार दिया, उसका बाप लाश उठा के घूम रहा है, वो तो नहीं सुनेगा आपकी बात। उसको कोई गर्ज नहीं है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की सलामती से। उसका बेटा मरा है। तो इस पे जब मैं बात करता हूं तो मैं जज्बाती हो जाता हूं कि भाई हमने सारी जिंदगी ये देखा। मैं कॉलेज के जमाने से और यूनिवर्सिटी से तासुब देखता हुआ आ रहा हूँ। ये लंबी दास्तान है। मैंने अपनी किताब जो है शनाख्त के कैदी, पढ़े वो किताब, मैंने उसमें लिखे अपने वाकयात जो मेरे साथ हुआ है पाकिस्तान में, जहां मैं पला बड़ा। तो जब हम ये चीजें देखेंगे और मजबूर हो जाएंगे पाकिस्तान से निकलने के ऊपर, हम तो पाकिस्तान को भूले नहीं। आज 35 साल हो गए मुझे बाहर। हमें इतनी मोहब्बत है इस मुल्क से, जो पाकिस्तान में रहते हैं उनको भी नहीं होगी। आज बैठ के अपना टाइम खराब करते हैं, रोजाना की बुनियाद पे मैं ये कर रहा हूँ। और फिर सारी रात में देखता हूँ पाकिस्तान टेलीविजन या सोशल मीडिया को, मैं या दोस्तों से बातचीत करता रहता हूँ, क्योंकि शायद हम 5-6 घंटे आगे हैं। तो जब यह लेट नाइट होती है तो वहाँ शाम होती है, तो फिर बात हो पाती है। और फिर सुबह 2-1 घंटे की नींद लेके फिर मैं बैठ कर ये सारा दिन में देखता रहता हूँ। उसकी वजह क्या है? मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा, ना मुझे कोई पैसे मिल रहे हैं, ना मुझे कोई और चीज चाहिए, लेकिन एक दिल में एक आग लगी हुई है। तो मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये कहता हूं कि देखें, ये वक्त की जरूरत है। ऐसे हालात ना करें कि आपके पास ना पाकिस्तान का पासपोर्ट रहे, ना पाकिस्तान जाने की आपके पास कोई रास्ता, और पाकिस्तान ही खत्म हो जाए। मुल्क को खत्म होते हुए टाइम नहीं लगता, खुद बर्बाद करते हैं लोग। मशरक़ी पाकिस्तान खत्म होते हुए टाइम नहीं लगा। लोगों ने जब रात को खबर सुनी बीबीसी साहिबीन में कि पाकिस्तान अलग हो गया है, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि ढाका फाल हो गया है। तो ऐसे हालात ना सोचें, दुश्मन बैठा हुआ है सरहदों के ऊपर। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर सरहदों पर भी हमले शुरू हो जाते हैं, अगर ईस्ट साइड पे हिंदुस्तान ने नहीं किया, जो वो कह रहा है कि वो तो इंटरेस्टेड नहीं है, वो कह रहा है एक जमाने में हम चाहते थे, अब तो पाकिस्तान खुद ही खत्म कर रहे हैं ये लोग, हमें क्या जरूरत है ऐसा कंट्री लेने की। लेकिन जो वेस्टर्न बॉर्डर है, मैंने उस दिन भी बताया था कि खबरें आ रही हैं, वहां अफगानों को तालिबान को तैयार किया जा रहा है। अगर वहां से दोबारा अटैक हो गया तो फौज क्या करेगी मुझे बताएं। वो जो लाहौर में लोगों को मार रहे हैं फिर रेंजर्स और ये सारे शहर में, ये इनसे निपटेगी या सरहद पे निपटेगी लोगों से? तो फौज और शहरी, ये वो क्या कहते हैं, एक जान दो, दो कालिब एक जान होते हैं। एक दूसरे के साथ एक टीम वर्क बन के मुल्क की हिफाजत करनी होती है। अवाम भी हमारी है और फौज भी हमारी है, उनको ख्याल करना चाहिए। हमारे ऐसे लोग जज्बात में आके बात करते हैं क्योंकि हमारा दिल जल रहा है। आप इस बात को देखें कि मेरे जैसा आदमी क्यों बात कर रहा है इस तरह से ऑस्ट्रेलिया में बैठकर, मुझे क्या है। लेकिन वो भी हमारे लोग हैं जो पाकिस्तान में इस वक्त, और कोई फौज का दुश्मन कोई कैसे हो सकता है? हमने हमेशा पाकिस्तान में यंग थे तो पाकिस्तान के ये 6 सितंबर पे मेले लगते थे फौज के, वो देखते थे जाके, ड्रेस पहन के जाते थे आर्मी का। तो तुम अपनी आवाम से मोहब्बत कीजिए, आप, वो आपको रिटर्न देंगे इसका। आप एक्शन नहीं शुरू कर दें, आप ऑपरेशन नहीं शुरू कर दें। आज भी देखें कराची में, मैंने उस दिन भी कहा 90s में ऑपरेशन हुआ तो इन्होंने नौजवानों को मारना शुरू कर दिया, वो चाहे एमक्यूएम के थे या नहीं थे। और अगर चले मान लिया कि एमक्यूएम के थे और अल्ताफ हुसैन की गलत पॉलिसी थी, तो आप लोगों को मारना शुरू कर दोगे? आप कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर आप मुल्क को ही गालियां दे रहे हैं तो फिर आप पकड़ें और उस पर केस करें, गद्दारी का जो भी है बिल्कुल करें आप। लेकिन अगर किसी के अपने और इसके अलावा कोई एजेंडा है पॉलिटिकल, तो आपको सुनना चाहिए। तो इन्होंने हजारों लड़के मार दिए, गायब कर दिए। आज भी उनकी माएँ बेचारी प्ले कार्ड लेके खड़ी होती हैं शहरों में, अननोन वो लोकेशन से ले गए लोग, और गुमनाम लोग हो गए वो। उनके लोग पता नहीं है वो जिंदा भी थे या नहीं थे, अब तो इसको बात को 20-25 साल हो गए। क्यों ऐसे हालात दोबारा पैदा कर रहे हो आप? तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई हल निकलेगा बहुत जल्द। इमरान खान को रिलैक्स दिया जाएगा, एक
लीडर है वो, इसमें कोई शक नहीं कि सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, उसके पीछे लोग हैं। और ये ना समझें कि अगर आप 10-12 हज़ार लोगों को बंद कर देंगे, तो ये इस तहरीक को कुचल देंगे आप, ऐसे तहरीकें ख़त्म नहीं होती। बहुत दुनिया में ऐसी चीज़ें हुई हैं, पूरे-पूरे हज़ारों लोगों को मार दिया लेकिन वो तहरीकें ख़त्म नहीं हुई। साउथ अफ्रीका की मिसाल देख लें आप, 30 साल नेल्सन मंडेला ने जेल में गुज़ारे, 30 साल। उसको ऑफ़र्स की गई, बाहर नहीं आया वो। जब बाहर आया तो आज़ादी लेकर आया। आज साउथ अफ्रीका बिल्कुल बदल गया है, लेकिन उसमें कुर्बानियाँ हैं। हज़ारों जो काले अफ्रीकन थे, इंडिजिनस जो लोग थे अब साउथ अफ्रीका के, उन्होंने हज़ारों लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। यही कुछ हुआ है। लेकिन आज आज साउथ अफ्रीका आज़ाद है। तो कभी भी सोचें कि ज़ुल्म और ज़्यादती के ज़रिए आप लोगों पे ज़ुल्म और ज़्यादती करके, अपना जबर करके, उस जबर को नहीं रोक सकते जो आप कर रहे हैं, और ना अवाम के रिएक्शन को आप रोक सकते हैं। जब आप किसी पे ज़ुल्म करेंगे तो वो खड़ा होगा। शरीफ से शरीफ आदमी भी बदमाशों वाली बात करेगा फिर, क्योंकि उसमें ज़ुल्म किया है आपने ये। आपने फ़िल्मों में भी देखा होगा ये। तो लिहाज़ा इस बात को समझें और आप समझते हैं। आप पर्सनल ग्रज निकाल दें ज़हन से। ये कुछ ये कुछ गुंडे किस्म के और कुछ क्रिमिनल किस्म के लोग बैठे हुए हैं हुकूमत में, नवाज़ और ज़रदारी जैसे लोग, जो फ़ौज को भी मलाइन कर रहे हैं, फ़ौज को बदनाम करा रहे हैं अवाम की आँखों में। फ़ौज को इस बात को समझना चाहिए कि आपको किसकी साइड खड़ा होना चाहिए। आपका अवाम के साइड, मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के साथ, या इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए था, या आपको क्रिमिनल के साथ खड़ा होना चाहिए? किस किस में फ़ायदा है फ़ौज का? सोचें आप ये। और यही फ़ौज, अगर यही अवाम होगी लाहौर की और पेशावर की और कराची की, आप एक दफ़ा करके तो देखें, उनको गले लगाएँ, छोड़ दें सबको जो जो लोग आपने पकड़े हैं। देखें आप, यही फ़ौज, यही शहरी आपको हार फूल डालेंगे जब आप गुज़रेंगे शहर से तो। नोट कर लें मेरी बात, इन्होंने किया है हमेशा, हमेशा। तो फिर पंजाब के तो हर तीसरे घर से, दूसरे घर से फ़ौज में हैं आदमी लोग, क्यों फ़ौज के खिलाफ होंगे वो? मजबूरी है उनकी, जब उनके भाई-बहनों को उठाया जाएगा, तो फिर यही होगा। और ये मुनज़्ज़म साज़िश के तहत फ़ौज के खिलाफ किया जा रहा है अवाम को, पंजाब की और केपीके की। और सिंध खामोश है क्योंकि वहाँ पर ज़रदारी की हुकूमत है, वो ज़ुल्म कर रहा है वो। तो ये ज़रदारी और ये फ़ौज पहचाने कि भाई कौन आपका दुश्मन है, कौन मुल्क का दुश्मन है। आप निहत्ते मुहिब्बे वतन शहरियों को दुश्मन समझेंगे, तो वो छोड़ देंगे आपको। ये गलत पॉलिसी है, मुल्क टूट जाएगा। बार-बार मैं कह रहा हूँ, केपीके के हालात बहुत खराब है। मैंने पिछले वीलॉग्स में कहा है कि वहाँ बड़ी तेज़ी से ये बात फैलाई जा रही है कि ये दुश्मन है आपके, फ़ौज, मारो इनको। ना इसको रोकें, आर्मी रोक सकती है इसको, आईएसआई रोक सकती है। उनको गले से लगाएँ, उनको बुलाएँ, टेबल पे बिठाएँ। जितने लोग पकड़े उनको छोड़ें आप। देखें आप हालात कैसे कंट्रोल होते हैं। इनको किक आउट करें जो ये गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं। ये गैर कानूनी गवर्नमेंट है इस वक़्त, 2 सूबों की। आपको चाहिए कि आप कानून नाफ़िज़ करें। अदालत के जो फैसले हैं उनको इम्प्लीमेंट कराएँ आप। आप तो उठा के पकड़ रहे हैं उनको, फौजियों को और लोगों को। वो अदालत से ज़मानत करके आ रहा है, रेंजर उठा के उसको ले आती है पकड़ के। क्या इज़्ज़त हो रही है इससे आपकी? और आप समझते हैं कि आप इनको दबाएँगे, कुचलेंगे। भाई ये दुश्मन थोड़ी है कोई। ये क्या कोई दूसरे दुश्मन मुल्क से आए हुए लोग हैं ये? तो इनको मारेंगे तो ये क्या करेंगे ये? इस बात को समझें। खुदारा मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को समझें, पाकिस्तान को बचाएँ। और पाकिस्तान को इस वक़्त सिर्फ़ पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फ़ौज और एजेंसीज़ बचा सकती हैं सिर्फ़। खून उतरा हुआ है लोगों की आँखों में, उनको ठंडा करें, उनको पानी पिलाएँ, उनको बिठाएँ, उनको इज़्ज़त दें। छोड़ दें लोगों को जितनों को पकड़ा है आपने। अदालत तो छोड़ रही हैं अदालतें तो। कब तक अदालतें करेंगी ये? और इन लोगों की बातों में ना आए जो स्टेज पे खड़ा होके सुप्रीम कोर्ट के बाहर फौजियों को, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को गालियां दे रहे हैं, और उसकी आवाज जजों से सुनी है। मैं उनकी पेशेंस को दाद देता हूं। इस वक्त एक इदारा है, वो पाकिस्तान की अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट के जज, जो इतने पेशेंस से काम ले रहे हैं कि मैं खराज तहसीन है, ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि वो गालियां सुन रहे हैं लाउड स्पीकर पे। ये मरियम सफदर और ये जाली मुल्ला डीजल ये गालियां दे रहा था फौज को, सॉरी, चीफ जस्टिस को और जजों को, और उनको सुन रहे थे आवाज, क्योंकि आवाज जा रही थी वहां लाउड स्पीकर के जरिए।
कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, बर्दाश्त किया। वो बड़े तहम्मुल से कहा कि जाएं, दोबारा आप बात करें, हम नहीं चाहते कि हम फैसला दे दें और फिर और इश्तियाल बढ़े। उन्होंने इश्तियाल को रोका है, वो रोक रहे हैं जितना रोक सकते हैं, लेकिन वो ये देख रहे हैं कि वो फैसला देते हैं और ये फिर पकड़ लेते हैं। तो मैं फौज से अपील करता हूं, एस्टेब्लिशमेंट से, कि ये मना करें पुलिस को, आप रोकें इनको, वरना ये फिर नहीं संभाला जाएगा आपसे। ये फिर हम कुछ भी कर लें, लोग बदला लेगी। सबसे बड़ी ताकत किसी मुल्क की उसकी आवाम होती है, उसको या उसका एतमाद खो दें तो फिर कौन रहेगा वहां पर। तो ये मेरी एक कहने का मकसद है, और उम्मीद है आप लोग मेरा ये वीलॉग जो है ये आप फैलाएंगे, आप उन इदारों को तक भी पहुंचाएंगे जिनसे मैं अपील कर रहा हूं कि खुदा के लिए आप ठंडे दिमाग से सोचें कि आपको क्या करना है। आपने अपनी खोया हुआ एतमाद लोगों से बहाल करना है, खास करके पंजाब के और केपीके के लोगों से, जिनके अपने रिश्तेदार, अपने बाप, बेटे, भाई फौज में हैं। मजबूरी उनकी ना बनाएं कि वो आपके खिलाफ रिएक्शन करें। मैं बार बार रिएक्शन कह रहा हूं, आप एक्शन ना दिखाएं, नहीं करेगा कोई भी। कोई भी यहाँ पर तशद्दुद पसंद लोग नहीं है, कोई सरपसंद अनासिर नहीं है, सिवाय इसके कि कोई दहशतगर्द घुसे हुए इनके साथ आके। इसको सबको पता है कि कौन सी दहशतगर्द तंजीमों के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। ये कौन लोग हैं जो भारत बाहर रॉ से ट्रेनिंग लेके अफगानिस्तान से आए पाकिस्तान, सबको पता है। फिर इंशाल्लाह बात होगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।